और आप पाएंगे कि बहुत सारे वेबसाइट्स पर उसके पुराने पेपर्स, एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, मॉडल आंसर, ये सब अचानक से बहाव शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर नई तैयारी जिन्होंने अभी अभी शुरू की है उन्होंने क्या ध्यान रखना है। आप पाएंगे अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, ये लोग फिल्म में एक्टिंग भी करते हैं और खुद उसको प्रोड्यूस और फाइनेंस भी करते हैं ताकि उनको डबल पैसा कमाने को मिले। लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बैंक बैलेंस है 100 करोड़ की मूवी बनाने के लिए। उनके पास एक्सपीरियंस है कि कैसे कम खर्चे में मूवी बनाई जाए। अब उसको देख के अगर टाइगर श्रॉफ ऐसा सोचे कि मैंने ये जो 5-10 मूवी करके पैसा थोड़ा बहुत कमाया है वो सारे का सारा ही मैं लगा दूं और बैंक से कर्जा लेके मैं एक मूवी बनाता हूं और 100 करोड़ की मूवी और 200 करोड़ कमा लूँगा, दैट इज़ नॉट द राइट बिजनेस स्ट्रेटेजी। अभी उसने सबसे पहले बैंक बैलेंस और एक्यूमुलेट करना चाहिए, फिर 10-15 साल बाद ये ऐसे काम करे। यही सेम चीज़ लागू होती है यूपीएससी प्रिपरेशन में। कुछ नए नए विद्यार्थी, हड़प्पा संस्कृति का उनका चैप्टर अभी पहला ख़त्म नहीं हुआ, और क्योंकि यूपीएससी मेंस में इस बार ऐसा पूछा कि वो पाला युग में बुद्धिज़्म की क्या हालत थी या मध्यकाल में पर्शियन साहित्य पढ़ के हमको क्या क्या जानने को मिलता है, तो ये अपना हड़प्पा का पहला चैप्टर गया बाढ़ में और मैं सीधा 10वां 15वां चैप्टर पढ़ना शुरू करता हूँ। इस टाइप की जो स्टडी प्रायोरिटी अचानक से बदल जाती है उन सब से आप बचिए। जो आपके पास अभी आपने जो पहले से टाइम टेबल बना के रखा हो कि मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाला हूँ उसे करिए, नहीं कि बस सब ई लर्निंग वाले अभी ढोलक पीट रहे हैं मेंस का एनालिसिस, तो बस आप उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करें। क्योंकि उन प्रश्नों को भी समझने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए आपके पास पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड इज़ अबाउट डिफ़िकल्टी लेवल। अंग्रेजी में एक कहावत है, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। यानी सिर्फ कोई एक अच्छी बात हुई तो ऐसा नहीं कि सभी बातें अच्छी ही हो रही है, या कि एक कुछ बुरा हुआ तो पूरा ही बुरा है, ऐसा भी नहीं। सिमिलरली ये यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 उसमें एक पूछा गया सरकम पैसिफिक जोन्स। हाँ, तो उसका एनसीईआरटी में कुछ जिक्र है और वहाँ पर वो सब रिंग ऑफ फायर और ज्वालामुखी फटते हैं वगैरह। तो वो एक को देख के कुछ लोग ऐसा ढिंडोरा पीटना शुरू करते हैं कि पूरे का पूरा पेपर सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओ और सॉल्व कर सकते हो और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। भाई इवन इन दैट सरकम पैसिफिक जोन आपको सिर्फ एक लाइन पता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उधर 150 वर्ड्स में पूछा है कि जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो और भी बहुत कुछ लिखना पड़ता है। उसी तरह निबंध में जो पूछे गए कुछ सोसाइटी और इनइक्वालिटी के बारे में, या मेंस पेपर 1 में वो सोशल साइंस में वो महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो ये बात सही है। एनसीईआरटी क्लास 11-12 की आपने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब किताबें पढ़ी हो तो उसमें कंटेंट मिलता है, लेकिन वो निबंध में क्या है कि 1000 to 1200 वर्ड्स आपने लिखने। तो सिर्फ एनसीईआरटी के उतने से काम नहीं बनता, उसमें आपने और बहुत सारी चीज़ें डालनी होती है, जैसे कौन कौन से सरकारी कानून हैं, सरकारी नीतियाँ, योजनाएं, इंटरनेशनल रिपोर्ट, अलग अलग न्यूज़पेपर कॉलम से आपने जो ज्ञान बटोरा हो। उसी तरह पेपर 3 में पूछा गया कि कोरोना वायरस के चलते ये राज्यों को जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेल्स जो मिलना चाहिए था उसमें क्या दिक्कतें आ रही। तो कुछ लोग क्या, तो वो तो हमको पता है। वो एक चीज़ पता है उसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर ईजी हो जाता है। यानी इस टाइप की जो ढिंढोराबाजी अभी चल रही है कि बहुत ही पप्पू पेपर था और आसान पेपर था, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको लग सकता है, लेकिन जो रियल एग्ज़ाम में बैठता है उसको नहीं लगता, क्योंकि उसने 4 पेपर 2 ही दिन में लिखने होते हैं। 3-3 और 6 घंटे का पर डे आपने राइटिंग करना होता है। आदमी वो ठीक से सो भी नहीं पाता रात को रिवीजन के चक्कर में। तो रियल एग्ज़ाम देने के लिए जो स्टूडेंट जा रहा है, आसान भी पूछा हो वो लिखने में दिक्कतें बहुत आती है, बिकॉज स्ट्रेस है, फटीग है, टाइम लिमिट है। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द पेपर, उन सब चीज़ों से आप बचें। ये पेपर ना ही बहुत ही ईजी है और ना ही ऐसा कि एकदम ही टफ और रैंडम सब कुछ है। ये पेपर उसे अपने खुद के स्तर में आपने देखना चाहिए, लेकिन पहले सिलेबस ख़त्म करो तो आप उसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। तीसरी बात, सपना थियरी। ये हर यूपीएससी एग्ज़ाम ख़त्म हो, चाहे प्रीलिम हो या मेंस, उसके बाद कोचिंग वाले एक ही राग आलापते हैं कि ये यूपीएससी आपका आईक्यू नहीं ईक्यू चेक कर रही है और आपको बस सपना आ जाना चाहिए था कि वो ऐसा ही पूछने वाले हैं। भाई तो कितना सारा सिलेबस है, हर महीने के 100 पन्नों के वो खुद करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल डालते हैं और फिर उसमें से कुछ नहीं आया तो कहते हैं कि आपको सपना आ जाना चाहिए था कि तीसरी जगह से वो पूछने वाले हैं। और उसके चलते विद्यार्थियों में भी एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ती रहती है कि नहीं नहीं मैंने जो पढ़ा उसमें से नहीं है तो कुछ और मुझे सपना आना चाहिए था, तो मैं टेलीग्राम पे जाके और 500 पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ। और जो कोचिंग क्लास 25 साल के लेके बैठा है उसको जितने सपने आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठा है उसको भी उतने सपने आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये पेपर 3 में एक प्रश्न पूछा है कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और ये पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी के बीच जो कंसेशन अग्रीमेंट साइन किए जाते हैं उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अभी असल में ये ऐसा मुद्दा है जो शायद 2014 या 15 के इकोनॉमिक सर्वे में ऐसी कुछ बातें चल रही थी कि
वो मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट और उसमें 3P इंडिया नाम की संस्था बने और वो ये ख्याल रखे। तो आपको अभी सपना आ जाना चाहिए था कि 6 साल पहले ऐसा हुआ था और उसमें से पूछने वाले हैं। भाई वो जो कोचिंग क्लास पढ़ाता है उसको तो लग सकता है क्योंकि वो तो सालों से पढ़ा रहा है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को सपना आ जाए। उसी तरह कोई और कॉलम की 25 साल पहले के द हिंदू कॉलम में आया था, इसलिए आज आपको सपना आना चाहिए था कि ये पूछने वाले हैं। तो भाई ये सब जो भी बातें करते हैं, चाहे टॉपर्स हो, सीनियर प्लेयर हो या कोचिंग वाले, तो उससे ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उन्होंने कुछ दिमाग में इनसिक्योरिटी की फीलिंग लाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी धीरे धीरे तैयारी करें, थोड़ा थोड़ा आपका भी कंटेंट बनते रहेगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्ड अटेम्प्ट वाले ही पास होते हैं या 25 साल से कोचिंग लेके बैठे हैं वही पास होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी होते हैं। थर्ड इज़ अबाउट रैंडमनेस वर्सेस प्रेडिक्टेबिलिटी। वो भी ऐसा ही है सपना थियरी जैसा कि क्योंकि हर साल यूपीएससी ऐसा ऐसा पूछता था तो इस साल भी उसने ऐसा ही करना चाहिए था, या फिर कि उससे अलग किया है, उसकी भी सब कमेंट्री जो चलती रहे कि पहले कई वर्षों में बार बार यूपीएससी ने हिमालय में लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन, तो उसका पेपर 1 पेपर 3 में पूछते रहे। तो इस बार मतलब उससे आगे बढ़ के ग्लेशियर का पूछा है और वो पानी की किल्लत के बारे में पूछते हैं, तो रिवर इंटरलिंकिंग और दूसरा फला डिमका पूछा है। और हर साल ये एक जैसे ट्रेंड था कि पंचायती राज संस्थानों में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका पूछते थे, तो वो भी जारी है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में या नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर क्योंकि कोरोना चल रहा था तो कोरोना के बारे में पूछने वाले थे तो तीनों पेपर में पूछ लिया। ये सब बातें बराबर हैं, लेकिन इनको समझने और अप्रिशिएट करने के लिए भी आप पहले सिलेबस ख़त्म करिए, ना कि ये सब में आप अभी पढ़ें। उसी तरह कुछ जगह पर जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है उससे थोड़ा अलग भी चला जाता है। जैसे सिलेबस के हिसाब से ई गवर्नेंस के बारे में मेंस पेपर 2 में पूछना चाहिए, लेकिन इन्होंने मेंस पेपर 1 में ही पूछ लिया कि डिजिटल एजुकेशन में क्या नए सुधार किए गए और उससे ई लर्निंग को क्या मदद मिली। या फिर कि एक ऐसा माहौल रहता था कि ड्राफ्ट स्टेज में जो पॉलिसी बनी हो या कुछ कानून बना उसके बारे में यूपीएससी ज़्यादा पूछती नहीं थी, लेकिन इस बार ऐसा भी पूछ लिया कि वो ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के नियम वो वर्तमान नियमों से अलग कैसे। हाँ तो ठीक है, उस हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी थोड़ी बदलनी भी होगी कि कोई ड्राफ्ट स्टेज में भी बहुत बड़ी लाइमलाइट में चल रहा हो मुद्दा तो उसके 5 आप पॉइंट्स तैयार करके जाएं और उस हिसाब से जवाब का कुछ अरेंजमेंट करें। खैर